गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 21 फॉर सीडीएस एंड एफकेट और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर एज यूजुअल बच्चों का सो ही गया था, मतलब कुछ खास नहीं गया था, बट देन नथिंग टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि अगर तुम्हारा पेपर सो जा रहा है इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ ना कुछ पेपर के एंड में सीखने को जरूर मिलने को, और ये जो तुम सीख रहे हो इससे तुम्हें मेन पेपर में फायदा होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई पेपर मैं बना दूं जिसमें तुमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड या एक कॉन्फिडेंस या जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो आ जाएगा। तो वो नहीं लाना है। हर पेपर में गलतियां होंगी, स्कोर्स कम आएंगे, कई बार तो मिजरेबली कम आएंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे अपने माइंड को ओपन करना सीखो कि तुम नई चीजें क्या सीख रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारे 10 के 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए और तुमने सॉल्यूशन देखा उनका, तो तुम्हें 10 नई चीजें सीखने को मिलती है। अगर तुम्हारे 2 ही 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुम्हारे उस पार्टिकुलर डे के अंदर में जो सीखने वाली चीज होगी वो सिर्फ 2 या 3 होगी। अब ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक दिन में अगर तुम 10 नई चीजें सीख रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन 2 या 3 चीजों से। हाँ, लेकिन ये थ्योरी लेके तुम एग्जाम सेंटर में मत जाना। एग्जाम सेंटर से पहले जितने पेपर दे सको और उसमें जो सीख सको वो तुम्हारे लिए जरूरी है। ये नहीं कि तुम एग्जाम से निकल के भी यही बात बोल रहे हो। तो विद दैट वी स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन तो देखो मैंने डेलिबरेटली इजी रखा था, बट इसके बावजूद भी बच्चों ने इसको भी गलत किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई द पीपल हैव गॉन रॉन्ग। यहां पे तुम ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तुम बोलोगे सर ये -1 भी तो है, ठीक है -1 में लगा देता हूं। अब तुम बोलोगे सर ए क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब तो दिख रहा है, 3ab भी दिख रहा है, वेयर अबाउट ए प्लस बी। तो तुम खुद सोचो ना, क्वेश्चन के अंदर ए जो है वो 0.98 है और बी जो है वो 0.02 है। तो अगर मैं इनको यहां पे ऐड कर दूं तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और यही वजह है कि यहां पे तुमको और कुछ नहीं दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक -1 को छोड़ के जो भी वैल्यू है दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल क्यूब -1। तो ए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने डिसाइड कर लिया है 0.92 है और बी तुम्हारा 0.02 है। तो दोनों को ऐड करके क्यूब करना है, -1 करना है। ऐड में ऑलरेडी कर चुका हूं, 1 आया था, 1 क्यूब -1 सबको पता है, आंसर इज 0। और पहला क्वेश्चन 2 नंबर तुमको दे के आगे निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली कर लेना चाहिए था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। इसमें तुमको अपने दिमाग को सही तरीके से चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मैं 1 से लेके 1000 तक पेज की नंबरिंग करता हूं तो उसमें मैं 0 को कितनी बार लिख रहा हूं। तो इसके अंदर तुमको कैटेगरी ऑफ नंबर्स देखने पड़ेंगे। पहला कैटेगरी बनेगा 1 से लेके 100 तक के बीच के अंदर कितनी बार 0 आएगा। फिर 101 से लेके 200 तक, और ये सीरीज चलेगी तुम्हारी 801 से लेके 900 तक। मतलब इन सब का आंसर सेम आना है फॉर नंबर ऑफ जीरोस। मैं यहां पे कॉलम बना लेता हूं। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि कितनी बार हम लोग जीरोस को यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस यूज्ड। और सबसे फाइनल में जो कैटेगरी बनेगी वो 901 से लेके 1000 तक की होगी। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, 1000 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर में, 1 से लेके 100 तक के अंदर में। मैं रफली दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। 10 20 30 40 50 60 मैं यहां पे पूरा लिख रहा हूं, लेकिन बाद में फिर स्किप करूंगा। 70 80 90 और 100 अगर तुम जीरो की काउंटिंग करो, क्योंकि और कहीं जीरो आएगा नहीं इस सीरीज में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहां पे तुमको 11 जीरोस मिल रहे हैं, राइट। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अगर मैं 101 से 200 के बीच की बात करूं तो वो बिल्कुल सेम दिखाएगा 801 से लेकर 900 तक के अंदर में जो पैटर्न है उसके साथ में। अब इसमें जीरोस कहां बढ़ जाएंगे मैं बताता हूं, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, 11 जीरोस तो होंगे ही होंगे। अब ये जो तुम सीरीज लिखोगे 101 102 103 104 105 106 107 108 और 109, तो यहां पे तुमको 9 जीरोस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये 9 जीरोस तुमको 201 से 300 के बीच में भी मिलेंगे, ये तुमको 301 से 400 के बीच में भी मिलेंगे। और ये टोटल ग्रुप तुम्हारे पास में 1 से लेके 8 ग्रुप है। तो 8 ग्रुप में अब तुम्हारे जीरोस जो हैं 11 के अलावा 9 और आ गए, तो 11 + 9 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मतलब 20 × 8 160 जीरोस तुमको यूज करने पड़ेंगे 101 से लेके 900 के बीच में जब तुम नंबरिंग कर रहे हो। 1 से लेके 100 तक का हमने पहले ही निकाला हुआ है, 11 है। तो अब इन दोनों को एक बार ऐड कर दो ताकि रफली एक आंसर हमें आइडिया लग जाए कि 171 तो आना ही आना है। अब आते हैं इस वाले में।
अब पता है यहां क्या होने वाला है, यहां पे तुमको 20 नहीं 21 जीरोस मिलने वाले हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों होगा, तो ये तुम खुद डिसाइड करो। एक एक्स्ट्रा जीरो कहां से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस 1000 के अंदर 3 जीरो है। इससे पहले हमने 20 20 20 20 की तो काउंटिंग की, वो काउंटिंग बिल्कुल सेम चलेगी, बस ये एक्स्ट्रा जीरो यहां से आएगा और ये हो जाएगा 21 जीरो। तो ये 21 इसमें ऐड करो और आंसर हो जाता है 192। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझाने के बाद चीजें समझ में आ जाती होंगी। तो एक बार अच्छे से देख लेना जो भी मैंने अभी बताया है। ये जो एक्स्ट्रा जीरो आया है लास्ट वाले केस में, वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि 1000 के अंदर में एक जीरो एक्स्ट्रा था। इससे पहले तब सब में 20 20 20 20 था, जब से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हुए थे। तो यहां पे भी अगर ये 999 पे रोकता तो 20 ही होते। 1000 आने के बाद एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी थी, बट देन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो गिवन नंबर्स हैं, सबसे पहले उसका एलसीएम निकाला जाता है। और अगर तुमको एलसीएम निकालना आ गया है तो बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 20, 28, 32, 35। 2 से ही काटता हूं मैं, 10, 14, 16 एंड 35। फिर से 2 से ही काटता हूं, 5, 7, 8 एंड 35। अब 5 से काट दो, 1, 7, 8, 7। अब 7 से काट लो, 1, 1, 8, 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 इंटू 56, मतलब एलसीएम आ गया है 1120। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, मतलब अभी तुमको 5834 को 1120 से सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। इससे जो आंसर आएगा दैट विल बी दैट वैल्यू विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20, 28, 32 एंड 35। कुछ बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज थे, ध्यान रखना 1120 का आंसर मत बनाना, क्योंकि 1120 को तुम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे 5834 से। उसके लिए तुमको क्या करना है, पहले 1120 निकाल के 5834 से उस वैल्यू को माइनस करो, तब जाके वो नंबर मिलेगा 4714 जो कि डिविजिबल होगा। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। कुछ बच्चों ने बोला सर 1120 होगा आंसर, नहीं होगा। जिस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है उससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस एलसीएम को जो नंबर आएगा दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड गिव्स ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 22। अब तुम सोचो ना 471120 जो है वो कहां से आया है, एलसीएम लेने के बाद में। तो एलसीएम लेने के बाद में जब तुम 5834 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो वैल्यू आती है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 32 एंड 35। और वो ग्रेटेस्ट नंबर में तुमको देखना है, ये चीज का ध्यान रहे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले कभी एक बार दिया हुआ है तुम लोग, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। सबसे पहला नंबर है 3/4, उसके बाद है 5/36, उसके बाद है 7/144, उसके बाद है 9/400 और ये सीरीज जारी है अप टू 99 टर्म्स। तो जब तक हमें ये पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि ये लिखी किस तरह से जा रही है तो हम लोग 99 टर्म की वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका पहले सीरीज देखते हैं। 3/4 को मैं लिखूंगा 1 - 1/4 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/1² - 1/2²। इससे मुझे कुछ आइडिया लग रहा है। अब अगली वाली जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूं 1/4 - 1/9। अब यहां समझने की कोशिश करो, 1 2 मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, अगला वाला 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इस तरह से पैटर्न चल नहीं रहा है क्योंकि इससे तुम यहां तक तो पहुंच गए। अब अगले वाले के लिए तुमको सोचना पड़ेगा क्योंकि अगली वैल्यू है 7/144। तो यहां पे ये हो जाएगा 1/9 - 1/16। अब जरा सोच के देखो कि ये हो गया 1/3² - 1/4²। अब तुमको थोड़ा सा क्लिक करेगा, हाँ भाई ये सीरीज चल रही है। तो अगला वाला जो है उस तक पहुंचने के लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगला वैल्यू होना चाहिए 1/16 - 1/25। दैट मीन्स 1/4² - 1/5²। अब तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि सीरीज किस तरह से मूव कर रही है। पहले वाले के लिए 1/1², दूसरे वाले के लिए 1/2², तीसरे वाले के लिए 1/3², चौथे वाले के लिए 1/4²। ध्यान से देखते रहना इनका पहला नंबर। तो अगर तुम 99th टर्म तक जा रहे हो तो उस सीरीज का जो पहला नंबर होगा वो होगा 1/99² माइनस इसमें से करेंगे 1/100²। अब सबको ऐड करना है, हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल करते हुए जा रहा है और इस हिसाब से तुम्हारे पास में
बचेगा क्या, पहले वाले का 1 और आखिरी वाले का 1/10², दैट इज 1/10,000। अब इसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो और आंसर हो जाएगा 9,999 अपॉन 10,000, दैट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वाला। ये तो सिली सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, ये मैंने डेलिबरेटली दिया है सो दैट यू पीपल कैन स्कोर सम मार्क्स। यहाँ पे 3 नंबर्स लेने हैं तुमको, जिसमें से फर्स्ट को वो ट्वाइस द सेकंड बोल रहा है, मैं फर्स्ट को x मान रहा हूं, ट्वाइस द सेकंड मतलब सेकंड को x/2, और यही फर्स्ट नंबर के बारे में बोला गया इट इज हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, तो हाफ ऑफ थर्ड नंबर तो मैं इसको 2x ले लेता हूं। दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकंड नंबर एंड दिस इज योर थर्ड नंबर। अब मैंने कैसे लिया, पहले नंबर को x ले लिया। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो अगर मैंने पहले को x ले लिया है तो दूसरे को मुझे x/2 लेने पे ही मैं ये कह पाऊंगा कि मेरा पहला नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है, और फिर यही पहला नंबर तीसरे नंबर का आधा है। आधा है मतलब अगर ये x है तो इसको 2x होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 56, मतलब x प्लस x/2 प्लस 2x बाई 3 मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं 168, क्योंकि मैंने एवरेज की वैल्यूज को टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस x/2 इक्वल्स टू 168, तो बन गया 7x/2 इक्वल्स टू 168। 7 इसको काटेगा 24 में और x की वैल्यू आ गई 48, और जैसे ही x 48 मिला मुझे सारे वैल्यूज मिल जाएंगे एक एक करके। फर्स्ट वैल्यू आ गया 48, सेकेंड वैल्यू आ गया मेरा 24 और थर्ड वैल्यू आ जाएगा मेरा 96, क्योंकि x की जगह मैं 48 डाल रहा हूं। अब हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस। तो फर्स्ट नंबर था 48, थर्ड नंबर था 96, डिफरेंस 48 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली इज 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द फादर एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड। सपोज कर लेते हैं ABC है, इसमें से इसको मान लेते हैं एल्डेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़ा यही है। तो इन तीनों बच्चों का जो एवरेज है, मतलब A प्लस B प्लस C/3, दैट इज 20% ऑफ द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड। फादर एंड A/2 का 20%। बट इससे मुझे क्या मिलने वाला, आप देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, टोटल एज ऑफ द मदर एंड द यंगेस्ट चाइल्ड। C को यंगेस्ट बना लेते हैं, तो मदर प्लस C इनका टोटल दे रखा है 39। ओके, एक और इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि इफ फादर्स एज इज 26 ईयर, फादर के एज को मैं 26 मान लो यहां डाल देता हूं, तो पहले तो 20% का मतलब हो गया 1/5, ये हो गया 26 प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे है A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 3। तो अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड मतलब B तक पहुंचना है। आई डोंट थिंक हम किसी भी तरीके से B तक यहां पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में B को रिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन नहीं आ रहा है। मैं A प्लस C को कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर सीधा मुझे लग रहा है डी ऑप्शन ही होगा, और यही से वहां सही आंसर है, क्योंकि इसके आगे तुम और कुछ कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में। यू कैन फाइंड द एज ऑफ द सेकंड चाइल्ड अनलेस और अनटिल कुछ डेटा उससे रिलेटेड तुमको दिया है, तो इसलिए इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसको गलत किया है मुझे मालूम है। क्वेश्चन में 4 पर्सन्स मान लेते हैं A B C एंड D। क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये कहता हुआ कि A इज 40% मोर देन B, A की वैल्यू B से 40% ज्यादा है। चलो भाई कोई बात नहीं। B इज 60% लेस देन C, चलो ये भी मान लेते हैं। तुम्हें हमेशा स्टार्ट कहां से करना होता है, लास्ट वैल्यू से। तो क्या दिया हुआ है, C इज 60% मोर देन D, तो D को मैं वैल्यू दे रहा हूं 100 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C जो है उससे 60% ज्यादा है, तो सीधा लिखो 160। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B 60% लेस है C से, तो पहले इस 160 का 60% मतलब 3/5 निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 96, मतलब 160 में से 96 माइनस करेंगे जो कि मुझे देगा 64। ये B की वैल्यू है, और मेरे हिसाब से इतना काफी है आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें लिखा हुआ है कि B इज 36% लेस देन D। अब जरा कंपेयर करके देखो, B है 64, D है 100, तो ऑब्वियस सी बात है कि B D से 36% कम है, और ये ऑप्शन मुझे यहां पर मिल गया है, सो और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं।
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए तुम्हें पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। एक आदमी है, सपोज कर लेते हैं ये आदमी का नाम है राम। इसके पास दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं जिनको वो अपने 4 बेटों में बांटना चाहता है, और वो 4 बेटे हैं ए बी सी एंड डी। यहां पे भी ए बी सी एंड डी, ये वही ए बी सी एंड डी है जिनको वो अमाउंट बांटना चाहता है। फर्स्ट अमाउंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द रेशियो ऑफ 4 3 2 1, और सेकेंड जो भी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है 5 6 7 8 के रेशियो में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट अमाउंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड अमाउंट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर तुम वैल्यू के टर्म्स में कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, बट यूजुअली हम लोग वैल्यू लेने की बात आती है 100 100 लेके छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में 100 से काम बनेगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ऐसा करते हैं, इनको ऐड कर लो पहले, 4 3 2 और 1 को ऐड क्यों कर रहे हैं मैं बाद में बता दूंगा। 4 3 2 1 को ऐड करने पे आएगा 10। उसके बाद 5 6 7 8 को भी ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो आएगा 6 5 11 18 26। तो एक ऐसा नंबर निकालो जो 10 और 26 दोनों से जाता है। दैट मींस एलसीएम निकालने की बात हो रही है। तो एलसीएम जब तुम इसका निकालोगे, एक बार करके दिखा देता हूं, तो ये 130 आएगा। तो ऐसा करते हैं, यहां पे वैल्यू रख लेते हैं 130 और यहां पे वैल्यू रख लेते हैं 260। इससे क्या है, मेरा काम बहुत आसानी से निपट जाएगा। क्योंकि देखो, अब अगर मैं ए का शेयर निकालता हूं 130 में से 4 3 2 1 के हिसाब से, तो ये हो गया 4/10 इंटू 130, मतलब 13 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो ए को मिलेगा 52, बी को मिलेगा 3 इंटू 13 दैट इज 39, सी को मिलेगा 2 इंटू 13 दैट इज 26, और डी को मिलेगा 1 इंटू 13 दैट मीन्स 13। एबीसीडी के रेस्पेक्टिव कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, कितनी वैल्यू मिल रही है पता चल गई है। अब इनको ऐड कर लो, इनको मैंने भी ऐड किया ही था, तो ये 26 है। तो 5/26 इंटू 260, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ए की वैल्यू हो गई 50, बी की हो जाएगी 60, सी की हो जाएगी 70 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डी की हो जाएगी 80। अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि दोनों वैल्यूज को ऐड करके ज्यादा किसको मिल रहा है। मैं सबसे पहले ऐड कर रहा हूं ए के वैल्यूज को, यहां से 52, यहां से 50, दोनों को जोड़ के बना ए का 102। हमें क्वेश्चन में यह बताना है कि किस बेटे को मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है। बी का पार्ट देखें, 39 वहां 60, तो बी का हो गया 39 + 60 दैट इज 99, इससे तो कम ही है। सी का देखेंगे 26 और यहां से 70, तो इसका हो जाएगा 96, ये उससे भी कम आया। और डी की बात करें तो ये तो कम ही है, 13 और 80 93। अब तुम्हारे पास में पूरे डेटा आ गए हैं। सबसे ज्यादा किसको मिला, ए को, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या फिर जाता है फर्स्ट बेटे को, दैट इज ए। इस अप्रोच से करोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 9th और 10th क्वेश्चन तुम्हारे टाइम एंड वर्क के हैं, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर्स के। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ए कैन डू इन 1 डे 3 टाइम्स द वर्क डन बाय बी इन 1 डे। इसका साफ मतलब है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है। या ये कह सकते हैं कि ए को जो काम करने के लिए x डेज लगेगा, बी को वही काम करने के लिए 3x डेज लगेगा। ये सीधी सीधी कहानी होती है, क्योंकि अगर आदमी ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको डेज कम लगेंगे उसी रेशियो में। तो ए को मैंने x दे दिया, बी को 3x कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि ए जो है वो 3 टाइम्स बेटर है या 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। अब ये दोनों मिलके काम करते हैं, दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। अगर ये 2/5 ऑफ द वर्क फिनिश करते हैं दोनों मिलके 9 डेज में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये साथ में पूरा काम करते तो उनको लगता 9 × 5/2 दैट मीन्स 45/2 डेज। मतलब टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम फॉर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इज 45/2। और अभी तुमको पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द होल वर्क। तो तुमने तो लेट कर ही लिया है, फॉर्मूला में चले जाते हैं। टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 45/2। T1 बना लो ए के नंबर ऑफ डेज को और T2 बना लो बी के नंबर ऑफ डेज को, जिसमें से बी वाला हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा x × 3x अपॉन में 4x। एक x काटो, 3 से ये गया 15 में, 2 इसको काट देगा 2 में, तो x की वैल्यू आ गई 30। x की 30 अगर आई है तो ये तो a का आया है अभी तुम्हारे पास में। अभी तुमको निकालना किसका है, b का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 के इक्वल। 9 का आंसर हो गया a दैट इज 90 डेज। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।
लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का। इसमें बच्चों को अगेन प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज को लेकर। क्वेश्चन में वो ये नहीं समझ पाए कि काम कब कौन क्या कर रहा है। देखो, ए किसी काम को अगर अकेले करता है तो 11 दिन में खत्म कर लेता है, बी उसी काम को अगर अकेले करता है तो 20 दिन में खत्म कर लेता है, और सी अगर उसी काम को अकेले करता है तो 55 डेज में खत्म करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा निकम्मा सी है। अब क्वेश्चन में हुआ क्या है कि हाउ सून, काम को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो हाउ सून द वर्क विल बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। सीधी सी बात है, ए इन तीनों में ज्यादा बढ़िया है। तो मालिक ने बोला कि एक दिन ए को मदद करने जाएगा बी और अगले दिन ए को मदद करने जाएगा सी, और अगर इस तरह से काम हो तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो फर्स्ट डे कौन आ रहा है, ए को मदद करने के लिए बी, तो ये दोनों मिलके एक दिन का काम करेंगे 1/11 प्लस 1/20। मैं इनका फर्स्ट डे वर्क देख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट डे ए को असिस्ट करने के लिए बी आया है। तो एलसीएम हो गया 220 का, 20 प्लस 11, पहले दिन के एंड में 31/220 काम खत्म हो जाएगा। अब सेकेंड डे ए को असिस्ट करने के लिए आ रहा है सी, तो सेकेंड डे वर्क हो जाएगा 1/11 प्लस 1/55। इसका एलसीएम लिया, 55 आ गया, 5 प्लस 1 6। अब सीधी सीधी कहानी है कि 2 दिन के अंदर इस तरह से काम अगर किया गया है तो 31/220 प्लस 6/55 काम खत्म हो चुका है। तो इसका एलसीएम ले लो, 220 हो गया, 31 और ये 6 इंटू 4 मतलब 24। 55/120 का मतलब होता है 1/4 काम जो है 2 दिन में खत्म हो गया। तो एक दिन का काम होगा 1/8, और एक दिन का काम अगर 1/8 है तो टोटल काम खत्म होने के लिए तुमको टाइम लग जाएगा 8 डेज। और यही था मेन एजेंडा इस तरह से करने का। हमने दोनों के एक एक दिन का काम निकाल के ये देख लिया कि 2 दिन में टोटल काम जो खत्म हो रहा है वो 1/4 खत्म हो रहा है। तो एक दिन में कितना खत्म होगा, 1/8। तो अगर एक दिन में किसी काम का 1/8 खत्म हो रहा है तो पूरा काम इसी प्रोसेस में अगर चले तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पेपर डिस्कशन ऑल्सो। तो आई होप अब तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी और कुछ ना कुछ इस पेपर से जरूर सीखने को मिला होगा। सो विद दिस एटीट्यूड, विद दिस लॉजिक हम लोग काम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्या स्कोर आ रहा है, बट यस, डू वॉच द सॉल्यूशन वीडियो एवरी डे एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। तुमको न्यू चीजें पता चल रही है, ये ज्यादा जरूरी होता है, जो कि तुम्हारे मेन एग्जाम में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। कल के पेपर के डिस्कशन के साथ में स्किप मत करना एट एनी कंडीशन द पेपर्स, एंड डू गिव द पेपर इन दैट टाइम फॉर्मेट ओनली। कल मिलते हैं डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।